अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। फॉर्मर DGISI जनरल फैज हमीद का एक 3 स्टार जनरल दोस्त जराये के मुताबिक खासी मुश्किल में बताया जा रहा है, और यही वो 3 स्टार जनरल दोस्त है जिनकी रिटायरमेंट का वक्त भी करीब आन पहुंचा है। ये कौन है और क्या होने जा रहा है, इसकी तमाम तो डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। उसके साथ ही आज एक इम्पॉर्टेंट इंटरम जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, अपॉइंटमेंट हुई है, और वो अपॉइंटमेंट है मेजर जनरल आमिर अशफाक कयानी की। और मेजर जनरल आमिर अशफाक कयानी जो 2 स्टार जनरल हैं, उनको सेक्रेटरी डिफेंस लगाया गया है। और जरा ये बता रहे हैं कि उनको इंटरम मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तौर पे उस वक्त तक सेक्रेटरी डिफेंस मुकर्रर किया गया है जब तक कोई फुल टाइम या जो बाकायदा तैनाती है सेक्रेटरी डिफेंस की वो नहीं हो जाती। तब तक आमिर अशफाक कयानी, जो मेजर जनरल आमिर अशफाक कयानी है, वो ये खिदमात सर अंजाम देंगे। और गुज़श्ता बा जो सेक्रेटरी डिफेंस थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान खान साहब, उनके ओहदे की मियाद मुकम्मल हो गई थी, और ओहदे की मियाद मुकम्मल होने के बाद ये जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है वो की गई है। उसके साथ ही आज जो पार्लियामान के अंदर बहस रही, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बहस रही, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की एक्सटेंशन मुतालिक है, जिस पर आजम नज़ीर तारड़ साहब ने तो ये कहा कि इस पर अब मजीद क्या बात करें, जस्टिस काजी फायजीसा एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, और उन्होंने दो टोक अंदाज में बता दिया है, मुझे अटॉर्नी जनरल को बताया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद के अंदर प्रैक्टिकली इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, और जस्टिस काजी फायजीसा को एक्सटेंशन देने के लिए जो आईनी तरमीम है वो भी की जा रही है, जिसमें जजेस की जो उम्र की बलाई हद है उसको बढ़ाया जाएगा। इस हवाले से हमारे जराए हमें ये कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं कि ये वो इंपॉर्टेंट कानून साजी है जिसके लिए पार्लियामेंटेरियंस को इस्लामाबाद में रहने का बाकायदा हुक्म भी जारी कर दिया गया है, और आज से जो एक सनसनीखेज हफ्ता है उसका आगाज भी हो चुका है। लेकिन उसके साथ साथ जो खबर हमने आपके साथ शेयर की थी कि एक्सटेंशन सिर्फ यही नहीं है, बल्कि कुछ मल्टीपल एक्सटेंशन भी हैं, जिसमें बताया ये जाता है कि आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट जो है, उसको भी अगर देखा जाए तो उसमें मल्टीपल एक्सटेंशन मौजूद है, और वो एक्सटेंशन 64 साल की उम्र तक हो सकती हैं। वो एक्सटेंशन 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, टिल दैट एज विच इज 64 ईयर्स, और इसके अंदर किसी तरमीम की जरूरत भी नहीं है। और उसके साथ साथ अभी जो सिविल सर्वेंट्स एक्ट में तरमीम का बिल पेश किया गया है, अगर उसमें भी उम्र की हद बढ़ा दी जाती है और वो 65 ईयर्स कर दी जाती है, तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर तो 12 साल प्लान है, सीधा साधा 12 साल का प्लान है। अब ये सारा कुछ स्टेटस को बरकरार रखने के लिए किया जा रहा है। उसके साथ ही जो एहतसाब का अमल है, शिकंजा है, वो भी सख्त हुआ हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब के कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान ही जरा ये दावा कर रहे हैं कि वहां पर भी चार्जशीट अब पढ़ पढ़ के सुनाए जाने का वक्त आन पहुंचा और कोई ना कोई सेंटेंस सुनाई जाएगी। उसके साथ ही उनके जो करीबी दोस्त हैं, एक दरीना दोस्त है और वो इस वक्त सर्विंग 3 स्टार जनरल भी हैं, ज़रा ये बता रहे हैं कि वो भी खासी मुश्किल में है। और ये वही वही साहब हैं जिन्होंने अमेरिका में कुछ लॉबी भी की थी, और वो ये चाहते थे कि जो इस वक्त करंट DGISI हैं, जनरल अदीम अंजुम साहब, उनको हटा के उनको DGISI लगा दिया जाए। लेकिन ये लॉबिंग किसी काम नहीं आ सकी थी, और उनके हवाले से भी कुछ सब्सटेंशियल एविडेंसेस कलेक्ट की गई हैं, मौजूद हैं, और कवीम का नात है कि इसके बाद फिर अगला नंबर भी आन पहुंचे और ये सब मामलात भी जो पोस्ट रिटायरमेंट है वो सामने आ जाए। तो इस हवाले से भी बताया जा रहा है कि वहां पर भी डिफिकल्टी बढ़ गई है, मुश्किल जो है वो बढ़ गई है, और उस मुश्किल का इजहार अपने क्लोज सर्कल्स के अंदर, क्वार्टर्स के अंदर मुख्तलिफ लोगों से किया भी जा रहा है। यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर इज वेरी मच लाइक, आप यूँ समझ लीजिए कि इन अ वेरी सीरियस मूड या इन अ वेरी सीरियस एक्शन, कि उन्होंने ये काम करना ही करना है। तो आने वाले दिनों में यकीनन इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस तो बड़े वाज़े और साफ दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये जन्म लेता है कि नवाज शरीफ साहब क्यों मुज़ाकरात की या बैठ के बातचीत करने की या पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज करने की बात करेंगे, जब एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से प्लान इज वेरी मच क्लियर, और एस्टैब्लिशमेंट नहीं करना है तो फिर ये क्यों हो रहा है? जो लार्जर गेम प्लान है, जिसके अंदर आज हमने देखा इरफान सिद्दीकी साहब महमूद खान अचकजई के साथ पार्लियामान के बाहर खुशगपियां करते रहे, मुस्कुराहटों का तबादला होता रहा। उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकजई जो है, उनके साथ हमारा बड़ा दीरीना ताल्लुक है। फिर महमूद खान अचकजई हो, जाहिर है नवाज शरीफ के साथ उन्होंने तहरीक का हिस्सा भी रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान हो, वो भी
नवाज शरीफ स्कूल ऑफ थॉट के हामी हैं और उनके बड़े दरीना दोस्त भी हैं। अब नवाज शरीफ साहब जो सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बिठा के बातचीत करने की बात कर रहे हैं, मुल्की मसाइल का हल निकालने की बात कर रहे हैं। एक तो मैं आपको बता दूं कि ज़ाहिर है जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इकोनॉमी सेंट्रिक भी बात वो इसलिए कर रहे हैं कि एक मुलाकात जो मरी में हुई थी जिसमें उन्होंने ये चार्ज टेकअप किया था कि हम इकोनॉमी के ऊपर फोकस रहेंगे और इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे भी कोई अच्छी खबरें नहीं मिल रही हैं। जैसे आज डॉक्टर कैसर बंगाली ने रेजिग्नेशन दिया तो वो ये कहते हैं कि हुकूमत को कोई बाहर से इमदाद वगैरह नहीं मिल रही, फंड्स नहीं मिल रहे, पैसे नहीं मिल रहे। और उसके साथ ही जो इदारे बेचने का प्लान बनाया गया और बताया गया कि हमारे पास ये 400 अरब के जो असासे मौजूद हैं, ये हमारा बड़ा एसेट है, बहुत बड़ा एसेट है और किसी भी वक्त जो है वो बेच के खूब पैसे कमा सकते हैं अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। लेकिन कोई भी वो खरीदने को तैयार नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कैसर बंगाली साहब कह रहे हैं। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि गैर मुल्की कंपनीज़ जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, वो पाकिस्तान को छोड़ के जा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और अगर इकोनॉमी नहीं संभलती है, तो फिर ज़ाहिर है सिस्टम के ऊपर से एतमाद जो है उठ जाएगा। यानी वो ट्रस्ट डेफिसिट कायम हो जाएगा, उस ट्रस्ट को रीगेन करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में नवाज शरीफ साहब का इम्तिहान भी है और वो ये चाहते हैं कि तमाम तर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एक जगह पे इकट्ठा किया जाए, बातचीत की जाए और एक और सोच भी है, ज़ाहिर है। जब मेरी मुलाकात शाहिद खान अब्बासी साहब से हुई, तो उन्होंने ये बताया कि जल बाजवा को जो एक्सटेंशन ना देने का, सेकंड एक्सटेंशन ना देने का फैसला था, वो नवाज शरीफ का था। अब जब मैं आपको एक्सटेंशंस की बात कर रहा हूँ कि कुछ लोगों की एक्सटेंशंस की बात हो रही है और फिर मल्टीपल और फिर स्टेटस को बरकरार रखने की बात हो रही है, तो नवाज शरीफ साहब के यहाँ ये खटका जरूर मौजूद है कि वो कितनी देर तक वो सिस्टम से आउट रहेंगे, बाहर मौजूद रहेंगे। ही इज नॉट हैप्पी विद द सिस्टम। वो ठीक है, उनकी बेटी ने वजारत आला ले ली है और वहां पे अना की तस्कीन साहबजादी की भी हो गई है, लेकिन नवाज शरीफ साहब हिमसेल्फ इज नॉट हैप्पी विद दिस। वो ये समझते हैं कि एक वक्त आएगा कि जिस वक्त उनको फिर इसी इस्टेब्लिशमेंट या इसी जो रजीम है उसके अगेंस्ट कोई तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। अगर वो ना की तो फिर सियासतदानों के हाथों से या पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के हाथ से मामला निकल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं जहन के अंदर ये फैक्टर मौजूद है और उसके लिए वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज एक टेबल पे बैठे और इन मसाइल का हल निकाले। और इसको लेकर ही जरा ये बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के माबैन जो वेवलेंथ है वो सेम नहीं है। कहीं ना कहीं मामला उखड़े उखड़े से हैं। कहीं ना कहीं जो है वो डिवीजन मौजूद है, रिफ्ट मौजूद है। जाहिर है शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि हर वो काम कर दिया जाए जो एस्टैब्लिशमेंट चाह रही है, लेकिन नवाज शरीफ भी एक जीरक सियासतदान है, 3 बार का प्राइम मिनिस्टर, उसको पता है कि इसकी इंप्लीकेशंस बड़े सीवियर होंगे और सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं होंगे, बल्कि सियासतदानों के लिए होंगे और पाकिस्तान की सियासत के लिए होंगे। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।